अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके वो सामने आते रहते हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी भी जो इंतखाबी शेड्यूल है उसके ऐलान का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो एक पतन की जानिब से अदाद शुमार सामने आए हैं जिसमें यह खदशा ज़ाहिर किया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात में धांधली और 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ राय दही जो है इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सूबों में वोटर्स की वसी पैमाने पर और कम रजिस्ट्रेशन से मर्द और ख़वातीन के बड़े पैमाने पर हक़ राय दही से महरूम होने के साथ साथ आइंदा आम इंतखाबात में धांधली और बदउनवानी के गैर मामूली गुंजाइश पैदा होने का इम्कान है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अहल अफराद को बतौर वोटर रजिस्टर्ड नहीं किया गया और कई अज़ला में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो असल अहल अफराद से ज़्यादा है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान के 31 अज़ला में तकरीबन 2/3 आबादी को खारिज कर दिया गया है और पंजाब के 40 अज़ला में रजिस्ट्रेशन कम है जबकि 12 अज़ला में हद से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है। प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार का जायज़ा लेने के बाद ये भी कहा गया है कि 35 में से 21 अज़ला में अहल अफराद की नुमायाँ तादाद इंतखाबात में अपने वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल करने से महरूम होगी और सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने यह खबर शाया होने के बाद इसकी तरदीद भी की है और कहा है कि शाया शुदा जो खबर है वो हक़ाइक़ के बरक्स है और गलत इतलात पर मुबनी है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का डेटा ये ज़ाहिर करता है कि 13 मिलियन लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 किसी भी वोटर का इंदराज उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुस्तकिल या मौजूदा पते पर किया जाता है जिसका आबादी के आदाद शुमार से कोई ताल्लुक नहीं है। मरदमशुमारी किसी भी शख्स की ज़ाती मौजूदगी पर की जाती है जबकि वोटर का इंदराज शनाख्ती कार्ड के पते के मुताबिक होता है। मज़ीद इलेक्शन कमीशन ने तमाम अहल अफराद के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए जो इंतखाबी फहरिस्तें वो भी डी फ्रीज़ किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया के ज़रिए अवाम को वोट के इंदराज और अखराज और दुरुस्तगी के बारे में मुसलसल आगाही फराहम कर रहा है जो कि 25 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ खदशात हैं वो भी सामने आ रहे हैं और मज़ीद ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन तमाम 8 लाख से ज़ायद जो अफराद जिनको नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं उनका डेटा 1 अक्टूबर 2023 को नादरा से हासिल कर लिया था जिसकी डेटा एंट्री का अमल जारी है और ये तमाम अहल अफराद आइंदा आम इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा 25 अक्टूबर 2023 क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर इंदराज अखराज मुकर्रर और कट ऑफ डेट जो है वो दुरुस्तगी की मुकर्रर की है, लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनको 25 अक्टूबर 2023 तक शनाख्ती कार्ड जारी होंगे उनके वोटों के इंदराज को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी और वोटरों के हकूक़ से बखूबी आगाह है। मज़ीद हल्का बंदियों के अमल से जो वोटर के हक़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तमाम जो वज़ाहत है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई। हम इसी पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी शाह साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कवर शाह साहब, सर आपसे शुरू करेंगे। ये जो आदाद शुमार पतन की जानिब से जारी हुए हैं फिर इलेक्शन कमीशन की जो तरदीद है वो भी आपके सामने है, आप इस पर क्या राय रखते हैं सर? दरअसल असूली तौर पर ये जो फैसला हुआ था ये 2008 के बाद उसमें ये हुआ था कि जी शनाख्ती कार्ड की पर ये आपके इंतखाबी फरिश्ते बने, उसमें एक बड़ा अभाव पैदा हो गया है। उसमें लोगों में ये होता है कि आपका मुस्तकिल पता आर्जी पता उसमें इसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है जैसे कि आप फरमा रहे हैं। असूली तौर पे ये होता है कि जब ये मामला तय हो रहा था उस पर मैंने शदीद इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जी हमारी पाकिस्तान की जो पब्लिक जो है वो उनके पास सीए पूछना आपका ड्रेस पे देंगे या आप मौजूदा पता या आपका जो मुस्तकिल पता उस पर कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाएगी। आधे लोग जाएंगे इधर आधे जाएंगे इधर। जो मुस्तकिल पता होता है वो गाँव का, शहरों का, देहातों का होता है और उसके बाद जो मार्जी पता होता है वो जहाँ उन्होंने मुलाजमत करनी होती है वहाँ का एड्रेस होता है। तो ये पॉलिसी जो है ये नाकाम हो जाएगी। उस वक्त जो हमारे दोस्त है चीफ अपना नादरा के चेयरमैन ब्रिगेडियर मोइन सलीम साहब और हमारी बड़ी इस पर मुज़ाकरात हुए तो हमारा फैसला ये था कि ये नामुमकिन है, इसमें बड़ी बात में अभाव पैदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल बात की गवर्नमेंट आती रही, उन्होंने कहा जी नहीं जी शनाख्ती कार्ड के साथ इसको मुंसलिक कर दें। तो जो शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक कर दिया तो ये झगड़ा पैदा हो ही रहा है।
इसी तरह आपको याद होगा जब अलीम अच्छा। खान का और सरदार यास खान का इलेक्शन हुआ था हम्म। ये 2019 में, तो वहां भी यही हुआ था हम्म। कि हमारे 30,000 40,000 वोट जो थे वो शाहदरा में चले गए, शाहदरा के वोट डीएचए में चले गए। वो मुश्किल पता और आरजी पता के चक्रों में जो है वो मामला हुआ। अब भी वही सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें कोई टेम्परिंग जी नहीं है, जी। कोई मेहनत नहीं बिल्कुल। है, ये टेक्निकल बुनियाद पर। हमने जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, हमने शदीद मुखालफत की थी कि जनाब इससे बड़ा कंफ्यूजन हम्म। पैदा होगा, आधी ऊपर जाएगी आधी उधर जाएगी। तो ये मामला अभी नाथरा सही। के नए चेयरमैन आए जनरल साहब, तो वो बैठ कर फैसला करें, देखें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये तो आपका जो आपने फर्क जाहिर किया है, ये उसकी वजह से फर्क हो जी। रहा है, मुश्किल पता आरजी पता। तो अदरवाइज इसमें कोई सरवर बड़ा बारी साहब पैटर्न अभी सर सरवर बारी साहब से भी बात करते हैं। बारी साहब अभी कंवर दिलशाह साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, जो आपने डेटा जारी किया है उस हवाले से किसी हद तक कंवर दिलशाह साहब भी इस अमल को जो है वो इंडोर्स करते हैं कि खामी मौजूद है और उन्होंने माजी में इसकी मुखालफत भी की है। इलेक्शन कमीशन की तरदीद के बाद अभी भी आपको कहाँ कहाँ जो सवालात हैं वो आपके जहन में उठ रहे हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरदीद में उनका इजहार नहीं किया? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी प्रेस रिलीज है उसके आखिर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, और ये अश्योरेंस बहुत ज़रूरी थी पब्लिक के लिए कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सीरियसली ले रहा है। लेकिन जहाँ तक हमने दो मामला उठाए थे। एक थे कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि तकरीबन 102 अजला ऐसे हैं जहाँ पर अंडर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पाकिस्तान में जो सेंसस हुआ था अभी 2023 में, उसके मुताबिक तकरीबन हमारी जो आबादी है 58% हमारी आबादी जो है वो 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के ऊपर मुश्तमिल है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा जो इस वक्त टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं वो तकरीबन 12 करोड़ और 70 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि पॉपुलेशन जो है 18 साल की उम्र की वो 14 करोड़ है। तो इसमें तकरीबन 5.5% का फ़र्क है। और तकरीबन इसमें अगर हम देखें जो हमने 13 मिलियन का फिगर दिया है, वो इसको अगर आप माइनस करेंगे जो टोटल पॉपुलेशन है 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र की, और जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें ये 13 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा डेटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ये पाकिस्तान जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसका डेटा है। तो इसलिए इसमें हमारा डेटा नहीं है, ये डेटा इन्हीं का है। और हमने इलेक्शन कमीशन और पीबीएस की वेबसाइट से लिया है, और जो माहिरीन है पॉपुलेशन काउंसिल्स है बाकी उनकी वेबसाइट से डेटा निकाला। इलेक्शन कमीशन ने एक बात तो की है कि जो लोग रह गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की बात, लेकिन हमने इशारतन इसमें लिखा भी है और कुछ इजला का जिक्र भी किया है, जैसे जेलम और मरी में दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी ज़िले में या किसी इलेक्टोरल एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 75 या 78% जो है वो वोटर हो। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जो शरह पैदाइश है वो 2.55% है, तो और 42% हमारी पॉपुलेशन वैसे 18 साल से नीचे है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि जेलम डिस्ट्रिक्ट में और मरी डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो पॉपुलेशन का 78% है या 75% है। इसी तरह हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के तकरीबन जो मेजॉरिटी इजला हैं वहाँ पर 25% के लगभग सिर्फ वोटर रजिस्टर्ड है, सिर्फ 25%। इसलिए हमने अपनी जो रिसर्च है उसमें पॉइंट आउट किया है कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है, ये नादरा का फेलियर भी है, क्योंकि रियासत ने तय किया था कि हमने शनाख्ती कार्ड शहरियों को देना है, और ये रियासत की भी नाकामी है कि वो अपने तमाम जो एलिजिबल लोग हैं उनको जो शनाख्ती कार्ड नहीं दे पाई, और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं कर सका। तो मेरा अपना ख्याल है जो कंवर दिलशाह साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसको अपोज किया था। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पोलिंग के दिन बहुत धांधली होती है, तो इसलिए कोई ऐसी शनाख्त जो है वो लाई गई जिसकी वजह से धांधली का मामला कुछ पोलिंग की हद तक रोका गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि 13 मिलियन तो वोटर्स हैं जो मिसिंग है, और इसके अलावा कोई तकरीबन जो 5 मिलियन से ज़्यादा जो यंग लोग हैं सिर्फ वो मिसिंग है इसमें से। तो अब ये कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन
जी जी, बारी साहब, कंवर दिलशाद साहब, सर आप साथ ही रहिएगा, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर दिलशाद साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि फिर ये जो चैलेंज सामने आ रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन के सामने अगर कहें तो इसका वे आउट क्या होगा, क्या हल होगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर कंवर दिलशाद साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम कंवर दिलशाद साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। कंवर दिलशाद साहब, बारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है इसका हल कैसे निकाला जाए? इलेक्शन कमीशन को ये भी आने वाले दिनों में चैलेंज जो है वो सामने आ सकता है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी सियासी जमातों के साथ मुशावरत कर रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन के लिए कहाँ कहाँ चैलेंजेस देख रहे हैं सर? देखा जी, इलेक्शन कमीशन ने तो जितना जो अखबारात में जो आया है इस तरह के कागजात, उनको उन्होंने उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है कि यह हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि सरवर भाई जैसे लोगों को इन्वाइट करे, पूछे उनसे। लेकिन मामला बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये 30 नवंबर से पहले अपने इंतखाबी फरिश्तों को वेबसाइट पे भी कर दिया है, वेबसाइट पे भी चला गया है, और लोगों ने बाकायदा अभी से लेनी शुरू कर दी है इलेक्टर रोल अपने अपने हल्कों के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के, तो बाकायदा अपना अमल शुरू हो चुका है। तो वो ये चाहिए कि इनको भी चाहिए अगर कोई शिकायत है तो जाके पेश कर दें, लेकिन आवाम की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। ये हमारे सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रही है, या अखबारात की तरफ से आ रही है, तजिया की तरफ से आ रही है, तो आवाम की तरफ से या किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आ रही। तो वो तो अपने सेट कर दिया उन्होंने, वेबसाइट पर दिखा रहे हैं, बाकायदा लोग बाकायदा वहाँ से ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अपने इंतखाबी फरिश्ते हासिल कर रहे हैं। बेहतर तरीका ये है कि अगर कोई एतराज़ात हैं तो जाके पेश कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारी इंतखाबी फरिश्ते बिल्कुल एक्यूरेट है, नादरा के साथ ताउन किया हुआ है, और जहाँ ये डिफरेंसेस पैदा हो रहा है, ये मुश्किल पता और आर्जी पता का मामला, ये कभी हल नहीं होगा। तो लेकिन ये मामला इस तरह चलता ही रहेगा। लेकिन बहरहाल आवाम जो है, मैंने बड़ी अभी तक वहाँ लाइन लगी हुई है, जो जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बाकायदा ले रहे हैं, वो सीडी ले रहे हैं उसकी, क्यों सीडी सस्ती होती है, और सीडी ले रहे हैं बाकायदा, उनको दी जा रही है उनको बाकायदा। लेकिन बारी साहब, इस वक्त अगर हम ये मामला देखें कि जनवरी का जो माह है वो सामने तो आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोई तारीख का ऐलान किया जाएगा। आप समझते हैं कि जिन खदशात का इजहार आप कर रहे हैं या जिन खदशात का इजहार सियासी जमातें कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन के पास इतना टाइम है कि वो जनवरी तक इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को दूर कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी सर्वे है, रिसर्च है, उसमें उन्होंने जो अंडर रजिस्ट्रेशन है उसकी तो बात की है, लेकिन जो ओवर रजिस्ट्रेशन है तकरीबन 17 अजला में, और जैसे मरी और जेल में का मैंने मिसाल दी है 78%, वहाँ वो क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें एक वोट से कैंडिडेट हार सकता है या जीत सकता है, और उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन ऐसे 50 हल्के हैं जहां पर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो सिर्फ 5,000 या उससे कम होता है। तो चंद हज़ार अजाफी वोट रजिस्टर करवा कर अगर मरी और जेल में कोई कैंडिडेट जीत सकता है। और भी बहुत सारे हल्के हैं जिनकी लिस्ट हमने डॉन अखबार ने छापी भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अजाफी वोटर्स को निकालना और जिन लोगों को अभी तक शामिल नहीं किया जा सकता, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का सीरियस मसला है, जो कि इलेक्शन कमीशन का जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके बहुत सारे गोल्स अंडरमाइन होते हैं इससे। तो इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनवरी की बात नहीं है, बात तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा ना। नहीं, देखिए, नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं फेयरली, ऑनेस्टली और नहीं। लेकिन बारी साहब, इसी के साथ साथ अगर आप ये भी बताएं कि ये तो आपके खदशात अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, इलेक्शन कमीशन का भी उस पर मौक़िफ़ आ गया, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप पार्लिमान के अंदर देखें तो वहाँ पर सियासी जमातों को रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या आपने इस हवाले से भी कोई काम किया है कि कौन से इलाके हैं मुल्क में जहाँ से रिजल्ट जो है वो आने में दुश्वारी हो सकती है, वहाँ पर धांधली का खदशा या वहाँ पर इम्कान पैदा हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो हमारे पास एक पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वो बहुत कमज़ोर है। और अगर ये इलेक्शन कमीशन अपनी तवज्जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट विंग है R&D उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम उठा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को खुद ही नज़र आ जाती। लेकिन वो रिसर्च विंग जो है बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन है,
इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इसलिए जो आपका सवाल है उस हवाले से तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि माजी में किन किन हलकों में गड़बड़ हुई है, कहाँ कहाँ से नहीं आया था। मसल 2018 के अंदर हमें पता है कि जो मसला था कि जो कनेक्टिविटी का इशू था, जो फोन्स हैं सर, अभी आप डस्का वाली मिसाल ले लें। डस्का वाली मिसाल तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत आला इकदाम किया था कि जो लोग शामिल थे उनको सजाएं दी गई और एक्शन भी लिया गया। लेकिन डस्का के अलावा बहुत सारी जो धांधली होती है वो लोकल लेवल पर की जाती है और उसको रोकने के लिए बंदोबस्त अभी भी नहीं हुआ। हमने देखा है जुलाई के बाई इलेक्शन, फिर उसके बाद अक्टूबर के बाई इलेक्शन हुए, फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध में हुए हैं। तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो धांधली की मिसालें सामने आती हैं। सैकड़ों की तादाद में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए उनमें कैंडिडेट बिला मुकाबला कैसे जीत जाते हैं। तो ये सारा इलेक्शंस का कंडक्ट सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग और वोटर रजिस्ट्रेशन और इन चीज़ों पे ख्याल करे। जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो तमाम पार्टियों के लिए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए। जी कमर दिलशाह साहब, इस वक्त अगर आप देखें, अगर कोई आप हमें खबर दे दें तो आप बताएंगे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई तारीख का ऐलान करेगा, या आप समझते हैं ये मामला फरवरी या मार्च में जा रहा है? नहीं, जो बात कही है ठीक है उनका, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आवाम की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से कोई किसी किस्म का सवाल उठाए नहीं गए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, जब इलेक्शन के शेड्यूल आने तक जो शेड्यूल जो है मुमकिन है हमारे ख्याल के मुताबिक कि 30 नवंबर के बाद किसी टाइम भी शेड्यूल जारी हो जाएगा 4-5 दिसंबर के राउंड अबाउट में। तो उससे पहले अपनी इंतखाबी फरिश्ते ठीक कर लें अगर कुछ शिकायत हैं, इसके बाद वो मुंजमद हो जाएगी, फिर किसी का इंदराज भी नहीं हो सकेगा और ना ही किसी की गलतियाँ या हज़फ किया जा सकेगा। तो ये इलेक्शन के शेड्यूल के आने से पहले अपने जो है इंतखाबी फरिश्ते दुरुस्त कर लें। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया था ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से, उन्होंने किसी ने भी इंतखाबी फरिश्तों पर सवाल नहीं उठाए। तो बहरहाल अगर किसी अवाम को कोई शिकायत है तो वो इलेक्शन के शेड्यूल आने से पहले। लेकिन कमर दिलशाह साहब, इसी के साथ साथ आपसे हमने पहले भी ये सवाल पूछा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से उठाया जाता है कि वो ताहयात नाअहल हैं, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है और 5 साल मुकर्रर की गई है कम से कम सज़ा जो है, तो उसके बाद क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? ये तमाम जवाबात आने के बावजूद अभी जब वो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो अभी फिर से ये सवालात उठना शुरू हो गए। आप इस पर थोड़ा वजाहत करेंगे कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? बहरहाल ये तो सवाल सियासी सवाल हो गया। ये तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले भी आ चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में कहाँ भी जाना चाहें वो उनका हक बनता है। सियासी जमात के सरबराह को आना जाना तो रहता है, लेकिन किसी सियासी जमात के आने जाने का कोई इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। लेकिन सर, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उस तरमीम के मुताबिक अभी वाकई जो सज़ा है वो 5 साल ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और वो माजी में जो सज़ा हुई है उस पर भी लागू होती है। जवाब उनका वकाला उनके जवाब देंगे, उनकी टीमें बैठी हुई है, देख लेंगे, सोच लेंगे क्या करना है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो हमने बाद नज़र में जो फैसला पड़ा है उसमें ये लिखा है कि ये माजी पर इस पर इतलाक नहीं होगा। ये तो हमने तमाम अखबारात में भी आ चुका है, हमने भी कह दिया कि माजी पर इतलाक नहीं होगा। अब इसके बारे में जो अगर बिटवीन दी लाइन या अंदर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, उनकी वकला की टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, अपना हाथ जो भी बनता है ले ले। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत जमातें आती जाती रहती हैं, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि वो मुतासर नहीं है। वो दिसंबर तक, मतलब कमर दिलशाह साहब, ये जो सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं कि शायद इंतखाबात जो हैं वो जनवरी में ना हो, फरवरी मार्च में मामला जाए, आपको ये नज़र नहीं आ रहा? आपको ये नज़र आ रहा है कि जनवरी में इंतखाबात आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे? मैंने अर्ज कर दिया ना, मैंने बता दिया ना कि ये ज़ाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला आया तो मुख्तसर फैसला है, जब तो उसकी डिटेल को आना है। इसके बाद सियासी जमातों का जिनके जो मुतासरीन हैं या उससे मुतासर हो रहे हैं वो बाकायदा अपने अपील करेंगे, नजरसानी पे जाएंगे, उनको अपना राइट बनता है। लेकिन फिलहाल बादी नजर में जो फैसला आया है तो उन्होंने ये कहा है, जो 7 और 8 का जो फैसला आया है, 7 एक तरफ 8 एक तरफ, उन्होंने ये कहा है कि इसका माजी से इस पर इतलाक नहीं होगा। फिलहाल तो यही फैसला आया है। इसके रास्ता क्या निकालते हैं जो उनके साथ
क्योंकि अपना उनका रास्ता निकाले। ठीक है, ठीक है। तो सरवर बारी साहब, यही सवाल अगर आपके सामने रखें, जैसे आपने 90 रोज के अंदर की बात भी की, तो आपको लग रहा है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे या अभी भी आप को कोई खदशात हैं कि ये मामला मजीद आगे जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको खदशात हैं? जी बिल्कुल, मेरा खदशात हैं और मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में होंगे, क्योंकि जो बहुत ही सर्दी का मौसम होता है, बहुत सारे हमारे अजला हैं जहाँ पर शदीद बर्फबारी होती है, इलेक्शंस नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि इस तरह का वेग कमर शाह साहब तशरीफ फरमा है प्रोग्राम में, कभी ऐसा हुआ नहीं माजी में कि इलेक्शन कमीशन महाज ये कह दे कि फलां माह के फलां हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का हमेशा होता है शेड्यूल। तो अगर शेड्यूल देने में इलेक्शन कमीशन जो है रिलक्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे, शायद वो फरवरी में भी ना हो सके। तो लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो है बंदोबस्त किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो पुरानी डिलिमिटेशन है जो पिछले साल जून में आई थी, जो कि फाइनल थी, और वोटर लिस्टें जो है ये भी सही हो सकती हैं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड जो है उसके ऊपर ही चूँकि रजिस्ट्रेशन होती है वोटर्स की, तो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको क्लीन किया जा सकता है। ठीक है सरवर बारी साहब, आपका, कमर दिलशाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सरवर बारी साहब और कमर दिलशाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से और जो दीगर खदशात सामने आ रहे हैं, या जो फिर इलेक्शन कमीशन अभी भी सियासी जमातों के साथ मुलाकातें और मुशावरत कर रहा है, इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन दोबारा खुशामदीद। सरवर बारी साहब और कंवर दिलशाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसी मामले पर हम अहमद बिलाल महबूब साहब से बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर पतन की जो एक प्रेस रिलीज थी, जो आदाद व शुमार उन्होंने जारी किए, वो मामला आपके सामने होगा कि 13 मिलियन के करीब ये बताया गया है कि वोटर्स जो हैं वो शायद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ना कर सकें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद भी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो वोटर्स रह गए 8 लाख के तकरीबन, अगर मैं दुरुस्त हूँ, तो उनका इंदराज भी हो जाएगा, क्योंकि जो इंतखाबी फहरिस्त हैं वो इलेक्शन कमीशन ने डी फ्रीज की हुई हैं। इस मामले में आप क्या देख रहे हैं? क्या हकीकत है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने हक़ राय दही से महरूम रह जाएं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो मरदमशुमारी के मुताबिक जो बालिग लोगों की तादाद होती है और जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद होती है, उसमें माजी में भी फ़र्क रहा है। मसलन आप 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी, उसकी जो बालिग आबादी थी, और जो 2018 के इलेक्शन में इंतखाबी फहरिस्तें थी, यानी रजिस्टर्ड वोटर थे, उनमें कोई 5 मिलियन का फ़र्क था। और वो 5 मिलियन का फ़र्क वो था जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है, क्योंकि वो अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाती या नहीं बन सकता, तो उसके नतीजे में उनका फिर वोट भी नहीं बनता, क्योंकि जब तक शनाख्ती कार्ड ना हो वोट नहीं बनता। अब ये जो 13 मिलियन की तादाद है, इसकी कोई बुनियाद मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मरदमशुमारी के फिगर्स जारी हुए हैं उसमें तो कहीं ये नहीं बताया गया कि 18 साल और उससे ज़्यादा की आबादी कितनी है। टोटल आबादी बताई गई है, लेकिन जब तक ये ना पता हो कि बालिग आबादी कितनी है, तो फिर आप बालिग आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का फ़र्क आप कैसे निकाल सकते हैं? हो सकता है इनके पास के फिगर्स हों, लेकिन इन्होंने तो उसको जारी नहीं किया रिपोर्ट को। तो जब तक मैं रिपोर्ट का ना देखूं, मैं नहीं समझता कि ये इसके बारे में कोई तबसरा किया जा सकता है। और खाली प्रेस रिलीज़ की बुनियाद पे मेरे ख्याल में अखबारों को भी ना इस पे तबसरा करना चाहिए, ना इसके ऊपर इदारिये लिखने चाहिए, क्योंकि जब तक रिपोर्ट ना हो, रिपोर्ट की बुनियाद पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे ही बात हो सकती है। लेकिन ये बात हो सकती है, आपको याद है माजी में भी कहा जाता रहा है कि 10 मिलियन खवातीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने। शनाख्ती कार्ड बनेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है वोटर भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
लेकिन अहमद बिलाल साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो पार्लियामान के अंदर अगर ताज हैदर साहब जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें भी ये खदशा जाहिर किया गया है कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर भी अभी भी जो सियासी जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। अगर इस डेटा से हटके अगर हम बात करें तो आपको इलेक्शन कमीशन के लिए कौन से चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसे आप इलेक्शन कमीशन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहता है, ये एक अलग मौजू है और इसके ऊपर सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन से मिलने के मौके मिलते रहते हैं, उनसे मुलाकातें करें, अपने खदशात बयान करें और इलेक्शन कमीशन को कहें कि उनको ब्रीफिंग दें। और मेरा ख्याल ये है कि मैंने जो ब्रीफिंग सुनी है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब उसके अंदर जो खदशात 2018 के अंदर थे वो अब काफ़ी हद तक दूर कर लिए गए हैं। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसी हों जिन्होंने 2018 में भी वो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को यूँ समझिए कि डिसरप्ट किया था, तो उसकी बात अलग है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं करवाई और ना हुकूमत ने, ना कैबिनेट डिवीजन ने कोई इंक्वायरी कराई कि वो क्यों बैठा था। वो जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, देखिए ना 5 साल हो गए हैं, तो अब उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हकायक थे। होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सर इसी के साथ साथ अमन साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही हैं। खास तौर पर सबसे बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि वाकई तमाम जमातें जो हैं वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है, इसके बारे में जो सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुल के बयान करने चाहिए कि वो क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड जो इस वक्त नहीं है। मसलन पीपल्स पार्टी ने जो ये कहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज से हमदर्दी रखने वाले लोग जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा है। तो ये बात अगर ऐसी है तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, शिकायत होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक वज़ीर को देखता हूँ, वज़ीर दाखिला, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर हैं, वो सिटिंग सेनेटर हैं। इसके अलावा बाकी लोग तो सियासतदान नहीं हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो माजी में PMLN के साथ सर्व कर चुके हैं, लेकिन अब उसको एफिलिएशन की बुनियाद कैसे समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी पार्टियों का हक हासिल है कि इसके ऊपर एतराज़ करें, बाकायदा लिख के तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दें ताकि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन हक हासिल हर सियासी जमात को ये बात कहने का। जी अहमद साहब, इसी के साथ साथ अगर आखिरी सवाल ये बता दें, आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है, क्योंकि मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आ रहे हैं कि शायद जनवरी में भी इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद मुमकिन ना हो सके। आपका तजर्बा क्या कहता है सर, जनवरी में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा या ये आप मामला आगे जाते हुए देख रहे हैं? मुझे तो कोई इसकी जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती कि जनवरी से आगे जाए। वैसे तो मेरे ख्याल में तो ये जो डीलिमिटेशन की जस्टिफिकेशन है ये भी दुरुस्त नहीं थी, और डीलिमिटेशन के बगैर भी चूँकि आइन के अंदर जो तकाजा था वो सूबों के अंदर असम्बली की सीटों को तकसीम करने का था, वो हो चुका था। डीलिमिटेशन आइन का तकाजा नहीं है, लेकिन 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन का तकाजा है बड़ा एक्सप्लिसिटली। चले वो अब हो गया, वो वक्त गुजर गया, अब डीलिमिटेशन भी हो गई प्रिलिमिनरी, उसके ऊपर फाइनलाइज भी हो जाएगा। तो अब ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, इससे आगे जाना तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती। मौसम की जो बात है वो माजी में भी फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होते रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको इलेक्शन आखिरी हफ्ते में हो जाने चाहिए, हो जाने। ठीक है, ठीक है। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की मुलाकातें और जो मुशावरती इजलास हो रहे हैं उस हवाले से हम डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदूदी साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है हम बात करेंगे इरफान सदूदी साहब से। इरफान साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हमने देखा कि सियासी जमातें पहले भी आ चुकी थी, उनके वफूद अभी भी उनके जो डेलीगेशन है वो उन्होंने मुलाकात की है, कल भी शायद। आप बताएंगे कि इस वक्त कौन से चैलेंजेस हैं ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को या सियासी जमातों को, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन मुलाकातों में क्या आप समझते हैं कि वो तय पाया है?
देखिए इलेक्शन कमीशन ने जैसे अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से वापस लिए हैं, और जो ख़ास करके पोलिंग डे की अनाउंसमेंट का इख्तियार उन्होंने सूबों और मरकज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ही बाइख्तियार है, तो इसके बाद कोई बड़ा चैलेंज रह नहीं जाना चाहिए। पैसों का इशू था, वो भी इन्होंने डिमांड की, वो भी इनको मिल गए मरकज़ से, और उसके बाद इन्होंने जो रूटीन की कार्रवाई है वो जारी रखी हुई है। प्रिंटिंग के लिए इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी इन्होंने करनी शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी, और जो मास्टर ट्रेनर्स हैं इस्लामाबाद में उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। अब सब लोगों की जो नजरें हैं वो इलेक्शंस के ऊपर लगी हुई हैं, और ऐसी सूरत हाल में अब सिर्फ पोलिंग डे का अनाउंस करना है। सियासी जमातों के इख्तिलाफात पहले भी थे, अब भी हैं। अब आप देखें कि ये वही जमातें हैं जो इतराज़ कर रही हैं, कुछ जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में शामिल थी, जिन्होंने साइन किए इसके ऊपर कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। और नई मरदमशुमारी में क्या पूरे मुल्क का डाटा आया कि पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये था कि हल्का बंदियाँ हों। हल्का बंदियों में क्या था, वो पूरे डाटा को आपने डिवाइड करना था, कौमी असम्बली की जितनी भी नशिस्तें कम ज़्यादा करने का इख्तियार नहीं, लेकिन अभी भी तो सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना कि शायद मामला जनवरी से आगे जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप शेड्यूल जारी क्यों नहीं कर रहे। पार्लियामान में भी ये मामला जो है वो आता है, इलेक्शन जो कमेटीज़ हैं उनमें भी ये मामला इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम फ़िलहाल जो है वो तारीख नहीं दे सकते। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं इनमें सियासी जमातों ने क्या अपना मुतालबा दोहराया है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने, कि आप शेड्यूल जारी करें? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि शेड्यूल जारी करें, पोलिंग डे का आप अनाउंस करें। इसके अलावा जमात इस्लामी और ख़ास करके कुछ जो पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट से बाहर रही हैं पिछले दौर में, वो बड़े वाज़े तौर पर ये कह रही हैं कि आप इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, पोलिंग डे का अनाउंस करें। जो हिचकिचाहट सामने आ रही है वो MQM की तरफ से है, GDA है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी वो ढके छुपे लफ्ज़ों में वो ये डिमांड नहीं कर रही कि आप पोलिंग डे का अनाउंस करें। लेकिन जो पिछले 2-3 दिन में जो मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए और उनमें ख़ास करके जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे फ़रतुल्लाह बाबर ने, उन्होंने कुछ 7 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लग रहा कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं जनवरी में, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो इलेक्शन कमीशन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नोटिस लेता रहा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी के बिहाफ के ऊपर ये कह रहा हूँ। और ये बात मैंने इसकी तस्दीक कमर ज़मान कायरा से की, गो कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हाँ नहीं कहा, लेकिन फ़रतुल्लाह बाबर एक बड़ा फिगर है पार्टी के अंदर, उन्होंने कहा है। और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक उन्होंने कहा है कि नादरा का हेड जो है वो बिल्कुल क्रूशल टाइम के ऊपर चेंज किया है, जिससे उनके डाउट्स में इजाफा हो रहा है। उसके अलावा जो गुज़श्ता इलेक्शंस में RTS बैठा, उसकी ना इंक्वायरी की गई, ना उसकी रिपोर्ट सामने लाई गई, और अभी भी जो उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया है उसके ऊपर भी उन्हें नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना। देखिए, पीपल्स पार्टी के 2 इशूज़ हैं। एक उनका सिंध में अलग इशू है, मरकज़ में अलग इशू है। सिंध में जो है वो MQM उनसे डिमांड कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मरकज़ में उनके और इशूज़ है, मरकज़ में वो कह रहे हैं कि हमें स्पेस नहीं मिल रही। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून कुछ जगहों पे वो कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो खुल के बात कर रहे हैं कि ना उन्हें झंडे लगाने की इजाज़त मिल रही है, ना उनको। लेकिन इसी के साथ साथ इरफान, यहाँ पर एक बहस ये भी चल रही है कि शायद बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की जो रजिस्टर होने से रह गए हैं। आप वाकई समझते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि इंतखाबी फहरिस्तें डीफ्रीज की गई हैं ताकि जो भी रह गए हैं वो रजिस्टर हो सकें। तो आपके नॉलेज में है कि कितने लोग हैं जो रह गए हैं रजिस्टर होने से बतौर वोटर? देखिए, 2 दफ़ा, एक दफ़ा हल्का बंदियों से पहले इन्होंने फ्रीज़ की थी ताकि हल्का बंदियाँ हों, उस वक्त एग्जैक्ट नंबर सामने आ जाए, उस वक्त इन्होंने फ्रीज़ की। और हल्का बंदियाँ करने के बाद जो इब्तदाई फहरिस्त इन्होंने लगाई उसके बाद दोबारा डिफ्रीज़ की है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग रह गए हैं, अहल जो वोटर्स हैं, वो रजिस्टर्ड करवाएं। एग्जैक्ट नंबर तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये लाखों में हैं ये लोग, ये कम नहीं है। इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो डॉन न्यूज़ की खबर है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये खबर में हक़ाइक़ ठीक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इसकी लिस्टें डीफ्रीज की और ये कहा कि लोग वोट अपना इंदराज करवाएं जो अहल लोग हैं, और उन्होंने एक डेडलाइन भी दी उसकी, तो इसका मतलब है लोग शामिल नहीं है अभी वोटर लिस्टों में। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सरवर बारी साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब समेत इरफान साहब और कंवर दिलशाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इलेक्शन कमीशन ने ये मामला वाज़े तो किया है, लेकिन एक बार फिर जो अहमद बिलाल महबूब साहब हैं और कंवर दिलशाह साहब और सरवर बारी साहब ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी से आगे जा सकें। जहाँ तक मौसम का एक रीज़न सामने आ रहा है तो उस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ है कि ये पहली दफ़ा नहीं होगा अगर जनवरी में इंतखाबात होते हैं। ये माजी में भी जनवरी और फरवरी में इंतखाबात जो हैं वो उनका इनेकाद हो चुका है। तो अब देखें कि आने वाले दिनों में, जैसे कंवर दिलशाह साहब ने कहा कि 4 या 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो देखें कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट आती है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।